हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे शेड्यूल्स ऑफ रेट। शेड्यूल ऑफ रेट आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। शेड्यूल ऑफ रेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट। कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट, शॉर्ट फॉर्म में CSR, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? दर सूची। तो ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या होता है। तो देखिए, कोई भी सरकारी या अर्ध सरकारी जो निर्माण विभाग होता है या कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण यदि कोई निर्माण कार्य कराना चाहता है तो किसी भी ठेकेदार को सीधे काम नहीं मिलता है। मतलब सीधे काम नहीं मिलता है, एक टेंडरिंग प्रोसेस से होकर के क्या होता है, गुजरना पड़ता है। तो उसी टेंडरिंग प्रोसेस के दौरान कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो ये जानना चाहता है कि किसी भी काम को करने का क्या रेट होगा। जैसे हम लोगों ने आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि हर आइटम को करने का अलग अलग रेट होता है। इसी तरह यहां पर जो किसी काम के रेट को बताता है कि ये काम करने पर आपको इस रेट से पेमेंट मिलेगा। जैसे हम लोग कंक्रीट का काम करते हैं एम क्यूब में, तो हमें पर एम क्यूब रेट पता होना चाहिए। अगर हम ब्रिकवर्क काम कर रहे हैं एम क्यूब में या मीटर स्क्वायर में, तो हमको प्रति क्यूबिक मीटर या प्रति वर्ग मीटर हमको रेट पता होना चाहिए। तो किसी भी काम को करने का जो पेमेंट होगा उसका क्या रेट होगा, ठीक है, तो वो इस कॉमन शेड्यूल रेट पर मेंशन होता है। हर काम को करने का जो रेट होगा वो किस पर, इस दर सूची में हमारे क्या होगा, मेंशन होगा। उसमें दिखाया गया होगा कि किसी भी काम को करने का क्या रेट डिसाइड किया गया है और किस रेट पर आपको करने वाले काम को किस रेट पर आपको भुगतान होगा, वो इस दर सूची के माध्यम से क्या होगा, तैयार होगा। आपका जो भुगतान होगा उस भुगतान को इस दर सूची के माध्यम से क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो ये दर सूची किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर होने पर या टेंडर होने के दौरान उसे दिया जाता है कि आप देख लीजिए इस काम को करने का ये रेट डिसाइडेड है, आपको इसी दर सूची के अनुसार ही आपका भुगतान किया जाएगा या आपको इसी दर सूची के हिसाब से क्या होगा, पैसा मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन शेड्यूल रेट या फिर शेड्यूल ऑफ रेट बोलते हैं। तो इसके कुछ गुण होते हैं, कुछ लाभ होते हैं। तो देखिए, दर सूची की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी काम का परीक्षण करना आसान रहता है, ठीक है। किसी भी काम का कॉस्ट निकालना आसान रहता है, किस काम को कराने में कितना खर्च आने वाला है, ठीक है। इस शेड्यूल ऑफ रेट में लेबर चार्जेस, मटेरियल्स के क्या रेट रहेंगे, काम आइटम के क्या रेट रहेंगे, कौन सा काम करने का क्या भुगतान रहेगा, कितने रुपए में किया जाएगा, वो सब कहाँ होता है, इस दर सूची में मेंशन होता है। तो इस दर सूची के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट भी क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना उपलब्ध धन देखते हैं और उस उपलब्ध धन के अनुसार ही हम क्या कर सकते हैं, अपना कार्य करवा सकते हैं, अपना काम क्या कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो इस दर सूची के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। तो CSR बेसिकली हमें क्या जानकारी देता है, किसी काम को करने की क्या दर होने वाली है, ठीक है।
अब हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन, विशिष्टियां। किसी काम को करने की जानकारी इन स्पेसिफिकेशन में होती है। दो टाइप से हम लोग देखते हैं स्पेसिफिकेशन। एक होता है जनरल स्पेसिफिकेशन और एक हमारा होता है क्या, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। जनरल स्पेसिफिकेशन और डिटेल स्पेसिफिकेशन से हमको किसी भी काम के करने की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है कि इस काम को किस प्रकार से करना है। इनके अंतर्गत डिटेल ड्राइंग भी होती है काम की, और काम की प्रकृति क्या होगी, काम का नेचर क्या होगा, ठीक है, कारीगरी कैसी की जाएगी, हर तरीके की चीज जो हमको मिलती है वो स्पेसिफिकेशन के अंदर हम जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो विशिष्टियों को जो लिखने का सिद्धांत ये है कि विशिष्टियां लिखने वाला जो इंजीनियर होता है, विशिष्टियां लिखने वाला जो इंजीनियर होता है, उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि ये जो विशिष्टियां लिख रहा है, स्पेसिफिकेशन लिख रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है। मीन्स जब स्पेसिफिकेशन इंजीनियर तैयार करता है तो उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं रहती है कि इसको करने वाला कॉन्ट्रैक्टर कौन है। उसे ये जानकारी नहीं दी जाती है कि आपको किस कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करना है। उसे सिर्फ काम और काम से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन लिखना रहता है। उसको काम करने वाला कौन है ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है। जब कोई भी इंजीनियर या अभियंता स्पेसिफिकेशन लिखता है तो बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखता है, ताकि जो उसको जो काम करने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर हो ना, उसको बहुत ही इजीली क्या कर सके, पढ़ सके। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में क्या करता है, वो स्पेसिफिकेशन को लिखने का काम करता है। ऑब्वियस सी बात है कि स्पेसिफिकेशन इजी लैंग्वेज में इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को समझ में आना चाहिए कि हाँ कैसे करते हैं। तो इन्हीं स्पेसिफिकेशन को कुछ प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एक स्पेसिफिकेशन को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, किस तरीके से उसको तैयार करने में, उसको बनाने में, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे रीजन हो सकते हैं, तो एक तो कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति का मतलब क्या है, बहुत फाइन वर्क चाहिए कि रफ वर्क चाहिए, मतलब बहुत अच्छा काम चाहिए या फिर ऐसे नॉर्मल भी चलेगा, कुछ ऐसा ये नहीं है। तो कार्य की प्रकृति पर बहुत डिपेंड करेगा जब एक इंजीनियर स्पेसिफिकेशन क्या करता है, तैयार करता है। दूसरा उद्देश्य, कार्य का उद्देश्य, मतलब जो कार्य किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है। मीन्स एक घर बन रहा है जिसमें प्रधानमंत्री को रहना है और एक घर बन रहा है जिसमें आपको रहना है। ऑब्वियस सी बात है ना, किसके रहने वाले घर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जाएगा। खैर ये तो आप लोग जान ही गए होंगे किसके लिए घर को अच्छे से तैयार किया जाएगा, पर आप लोग भी अपना घर अपने तरीके से तैयार कीजिए। तो कार्य के उद्देश्य पर स्पेसिफिकेशन बनाते समय बहुत डिपेंड करता है कि ये किस पर्पज के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्य तैयार कर रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड चीज है कि जो आप सामग्री यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मीन्स सामग्री की सामर्थ्य। ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहेंगे ना कि जो आप ब्रिक्स, एग्रीगेट जो भी यूज कर रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रेंथ में अच्छा होना चाहिए, तभी वो अच्छी क्या कर सकेगा, स्ट्रेंथ ले सकेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, उसकी लॉन्ग लाइफ होगी। तो मटेरियल की
स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि हमको क्या करना है, एक अच्छी स्ट्रेंथ का क्या करना चाहिए, मटेरियल यूज करना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड, फोर्थ डिपेंड करेगा सामग्री की उपलब्धता, सामग्री की उपलब्धता। बेसिकली कोशिश करेंगे कि जिस एरिया में हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा हो वहीं पास से ही हमारा क्या होना चाहिए, मटेरियल सप्लाई हो जाए। पता चला कंस्ट्रक्शन ईस्ट में हो रहा है, मटेरियल वेस्ट से आ रहा है, ईस्ट में उपलब्धता ही नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी स्पेसिफिकेशन में ये सारी चीजें क्या की जाती है, मेंशन की जाती है। तो ये कुछ रीजन है जो हमारे स्पेसिफिकेशन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकेशन बनाते समय इन सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग। पॉइंटिंग, इसी को हिंदी में बोलते हैं टीप। तो देखिए बेसिकली इसको समझिएगा कि ये क्या होता है। तो यहां पर हम एक फिगर बनाएंगे जिसे आप लोग देखिएगा। ये एक ब्रिक वर्क का फिगर है, ये एक ब्रिक वर्क का फिगर है। ऐसे हम ब्रिक्स को जोड़ते जाते हैं और क्या करते हैं, अपना ब्रिक वर्क कंप्लीट करते हैं। एक के ऊपर एक ब्रिक्स की क्या होती है, लेयरिंग होती है। और देखते हैं कि कहीं पर भी जॉइंट्स एक ही वर्टिकल लाइन में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते जाते हैं, जॉइंट्स को ब्रेक करते जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस सारे जॉइंट्स को क्या करते जा रहे हैं, हम लोग ब्रेक करते जा रहे हैं। कहीं पर भी दो जॉइंट्स वर्टिकल डायरेक्शन में एक साथ आपको ब्रिक वर्क में नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका यहाँ पर क्या यूज है। तो जो पॉइंटिंग वर्क होता है ना, आप समझिएगा, इसी में से समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आप खाली प्लेस देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में हमारा मोर्टार है। जो हम लोग सीमेंट और बालू का जो मसाला यूज करते हैं वो यहाँ बीच में पड़ा हुआ है। तो पॉइंटिंग किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस बीच के मसाले को, ये जो मसाला आप देख रहे हैं, इस मसाले को, इस मोर्टार को साइड फेस से एक 2 सेंटीमीटर किसी टूल्स के माध्यम से क्या करते हैं, खुरच कर बाहर निकाल लेते हैं। इस बीच के मसाले को खुरच कर क्या कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर खुरच कर बाहर निकाल लेते हैं। फिर बाहर निकाल लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसका हम साइड व्यू देखें तो एक ब्रिक्स ऐसे होगा, एक ब्रिक इसके ऊपर, फिर एक ब्रिक इसके ऊपर, एक ब्रिक इसके ऊपर। तो यहां पर जब खुरच के निकाल देंगे तो इतनी जगह खाली हो जाएगी, इतनी जगह में मसाला है हमारा, इतनी जगह में मसाला हो रहा हुआ है जो भी हमने सैंड मोर्टार का यूज किया। तो ये जो खुरचने के बाद ये खाली स्पेस निकल आएगा। अब इस खाली स्पेस की जगह हम लोग क्या करेंगे, 1:2 का क्या करेंगे, मोर्टार तैयार करेंगे, मसाला तैयार करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, अच्छे से इस खाली जगह पे क्या करेंगे, भर देंगे। इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं पॉइंटिंग। इसी को ही प्रोसेस को बोलते हैं क्या, टीप करना। अब ये देखने के पर्पज से हम लोग अलग अलग टाइप की टीप यूज करते हैं, बट बेसिकली इस प्रोसेस को करने को हम लोग क्या बोलते हैं,
पॉइंटिंग बोलते हैं, टीप करना बोलते हैं। तो इसी में एक पॉइंटिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं भरवा टीप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग टीप, मतलब बोल सकते हैं फ्लश पॉइंटिंग, फ्लश पॉइंटिंग, फ्लश पॉइंटिंग बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर खुरस के बाहर निकालने के बाद 2-3 दिन क्यूरिंग करने के बाद वापस में 1:2 का मसाला क्या करते हैं, हैंड से प्रेस करके, अच्छे से प्रेस करके क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, इसको भर देते हैं और क्लीन कर देते हैं। तो हमको एक बढ़िया सी फिनिश क्या करने लगती है, दीवार की दिखने लगती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भरवा टीप बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी टीप होती है, जैसे कि ये होती है क्या, एक होती है पंख टीप। पंख टीप मतलब क्या, रूल्ड पॉइंटिंग, मींस रूल्ड पॉइंटिंग। प्रोसेस देखिए सेम होता है। वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, 2 सेंटीमीटर खुरच के क्या करेंगे, सीमेंट मसाला को निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें स्टील से लेकर के एक टूल्स लेकर के उसमें मसाला रख के क्या करेंगे, इन जॉइंट्स को वापस से फिल करेंगे। इसी तरह एक होती है हमारी क्या, स्टक पॉइंटिंग, उसको बोलते हैं ढलवा, ढलवा टीप, इसी को बोलते हैं स्टक पॉइंटिंग, स्टक पॉइंटिंग। एंड एक होती है हमारी क्या, जो हम लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं उभरी टीप। क्या बोलते हैं उसको, उभरी टीप, उभरी टीप। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टक एंड पॉइंटिंग। क्या बोलते हैं, टक एंड पॉइंटिंग, उभरी टीप। टक एंड पॉइंटिंग। उभरी टीप में क्या होता है, मसाला इसमें बाहर तक निकला रहता है, ऐसे ऐसे बाहर मसाला निकला रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उभरी टीप बोलते हैं। और पंख टीप में जब हम इसमें मोर्टार फिल करते हैं तो कुछ ऐसे फिल करते हैं, एक हिस्सा बाहर निकलता है और एक हिस्सा अंदर रहता है। तो ये थी कुछ टिप जो हम लोग ब्रिक वर्क में या स्टोन वर्क, स्टोन मेसनरी वर्क में अपीयरेंस, दीवार का लुक अच्छा दिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन की चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके साथ डिस्कस किए। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और चैप्टर को आप लोग के साथ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।